तो हेलो गाइज़, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज जो हमारा द सॉल्यूशन चैप्टर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपना सारा नोट आप लोगों को देने वाला हूँ, वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम लोग द सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। पूरा एकदम जो बेसिक से होता है पूरा मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और यकीन मानिए, अगर इस नोट को आप पढ़ते हैं तो आप 100% आपका एक भी क्वेश्चन 2 नंबरी हो, 5 नंबरी हो या फिर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का नोट देने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम से अगर आप पढ़ते हैं, 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th में हैं, तो आप लोगों के लिए ये नोट बहुत ज़रूरी होने वाला है। ये मेरा खुद का हाथ से लिखा हुआ ऑफ़लाइन का नोट है, तो मैं ये आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को और भी नोट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं और अपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट धीरे-धीरे डालता रहूँगा इस पे, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को सिर्फ़ नोट दे देता हूँ तो आप लोगों को मेरा नोट समझने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत होता हो, लेकिन अगर मैं आपको समझा के बता देता हूँ तो आप लोग समझ भी जाइएगा और इस नोट को कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि सिर्फ़ नोट देखने से ही आदमी को पता नहीं चल जाता है कि ये क्या होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों को और भी नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे पास टोटल जो चैप्टर होते हैं हमारे 12th में, वो फिजिकल केमिस्ट्री में वो हमें पढ़ने होते हैं द सॉलिड स्टेट, द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर आता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले में सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिक्सचर क्या होता है, क्योंकि इसका हमें आगे काम कर पड़ने वाला है इस चैप्टर में। तो मिक्सचर हम लोग जानते हैं, वैसे इसका डिफिनीशन पूछता नहीं है बोर्ड में, फिर भी हम लोग इसका डिफिनीशन जानते हैं और आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर द कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है वो किसी भी रेशियो में अगर आपको मिला देते हैं, कंपोजिशन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। द सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर इज आल्सो नोन एज कंपोनेंट। यानी कि जो सब्सटेंस होता है हमारा मिक्सचर का, वो जाना जाता है और किस नाम से? कंपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो भी सब्सटेंस हमारे मिक्सचर में मौजूद होते हैं वो हमारे कंपोनेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मिक्सचर के प्रकार के। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मेनली 2 टाइप होता है, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर द मिक्सचर इन विच सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। यानी होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? यानी जिसमें सब्सटेंस जो है ना कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। जिस मिक्सचर में कंप्लीटली मिक्स रहता है सब्सटेंस, यानी कंपोनेंट जो होता है उसका मिक्स रहता है कंप्लीटली, वही हमारा होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। एग्जांपल के लिए ग्लूकोज इन वाटर, यूरिया इन वाटर। अगर हम ग्लूकोज को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो देख सकते हैं कंप्लीटली वो मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर। द मिक्सचर इन विच सब्सटेंस डू नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। यानी कि मतलब वैसा मिक्सचर जिसमें जो है सब्सटेंस जो है कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है एक दूसरे के साथ, वो हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाता है। एग्जांपल देख सकते हैं पल्स इन राइस, स्टोन इन राइस। यानी कि हमारा दाल में अगर हम मिला दें चावल को तो वो हमारा कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है। स्टोन इन राइस यानी अगर हम चावल में पत्थर को मिला देते हैं तो वो भी कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है, तो ये हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर हो जाता है। अब यहाँ पे हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है ये बोर्ड में पूछ देता है कभी कभी 2 नंबर में, तो आप लोग इसका डेफिनेशन याद कर सकते हैं। वैसे बहुत ही छोटा डेफिनेशन है, तो याद करने में आप लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाला है। सॉल्यूशन होता क्या है? तो द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। और मैंने आपको पीछे अभी बताया कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं H2O + C6H12O6। यानी अगर हम पानी में ग्लूकोज को मिला देते हैं, अगर इसमें आप होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल लिख देते हैं तो वो भी हो जाएगा। और मैं आपको बोर्ड में बोलूंगा, अगर आप लोग लिखते हैं कॉपी को तो कभी भी एग्जाम्पल लिखा करिए। अगर कोई भी डिफिनीशन लिखते हैं उसके साथ अगर उसका एग्जाम्पल या फिर कुछ 1-2 पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है वो अगर होता है तो आप लिख दीजिए, दिया कीजिए, क्योंकि उससे आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्यूशन के टाइप की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन का टाइप क्या होता है? तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन का टाइप को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए 3 टाइप का होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन या फिर टर्सरी सॉल्यूशन भी इसको बोल सकते हैं, वैसे टर्नरी सॉल्यूशन ही बोला जाता है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन
इट कंटेन्स ओनली 2 कंपोनेंट, यानी बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जो कि कितना कंपोनेंट रखता है, 2 कंपोनेंट। और कंपोनेंट मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, कंपोनेंट क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी कुछ रहता है, जो भी कुछ मिला होता है उसे हम कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बाइनरी का देख सकते हैं, यहाँ पे H2O प्लस CONH2 मिला हुआ है जो कि यूरिया का हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ पे वाटर और यूरिया को मिला देते हैं। यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारा वाटर हो गया और एक कंपोनेंट हमारा यूरिया हो गया, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा टर्नरी सॉल्यूशन, इट कंटेन्स ओनली 3 कंपोनेंट, ये हमेशा 3 कंपोनेंट ही रखता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं H2O प्लस C6H12 प्लस NaCl, यहाँ पे 3 कंपोनेंट हो गया, एक वाटर हो गया, एक ग्लूकोज हो गया और एक नमक हो गया जो कि हमारा NaCl है, जो कि साधारण नमक है। और तीसरा आता है हमारा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इट कंटेन्स ओनली 4 कंपोनेंट, ये हमेशा 4 कंपोनेंट ही रखता है। जैसे H2O हो गया, C6H12O6 हो गया, NaCl हो गया, C12H22O11 हो गया, ETC हो गया। ये आप लोग इसे याद रखिएगा। अब आप लोग के मन में शायद हो सकता है कि ये प्रश्न आता होगा कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट मिला रहे हैं, 3 कंपोनेंट मिला रहे हैं, 4 कंपोनेंट मिला रहे हैं, बट एक कंपोनेंट वाला किधर गया फिर? एक कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? तो देखिए, एक कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप खुद सोचिए ना, एक कंपोनेंट मिला के आप सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? सॉल्यूशन का डिफिनीशन में ही मैंने बोला था 2 और मोर, यानी 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा एक कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन से स्टार्ट होता है और टर्नरी, क्वाटरनरी इससे आगे भी होता है, जितना कंपोनेंट आप मिला दीजिए, लेकिन मेनली क्वाटरनरी तक ही होता है, ठीक है। तो लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। वी विल ओनली स्टडी अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। द बाइनरी सॉल्यूशन या फिर इन बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्यूट द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा जो कंपोनेंट हमारा सॉल्यूशन में, वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। द कंपोनेंट अदर देन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, यानी कि कंपोनेंट, वैसा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट के अलावा जो कंपोनेंट होगा वो ये हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट के अलावा कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला या फिर जो समझ लीजिए आप, एक होता है सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट बराबर में सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अगर हम सॉल्यूट को मिलाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ से एक ये निकाल सकते हैं कि सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये आपको क्वेश्चन में काम पड़ेगा क्योंकि सॉल्वेंट वहां पे नहीं दिया रहेगा, सॉल्यूशन और सॉल्यूट दिया रहेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा देना है। और अगर आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दिया हुआ है और सॉल्यूशन नहीं पता है तो आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आइडेंटिफिकेशन यानी हम कैसे पता करेंगे कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। लाइक मान लीजिए एग्जांपल के लिए ए डिजॉल्व इन बी, यानी ए घुला हुआ है बी में, ठीक है। तो जिसमें घुला हुआ है यानी जिसमें डिजॉल्व है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो डिजॉल्व है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, आप इसे सही कर लीजिएगा। ए हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और बी हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर, यानी सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व है किसमें? वाटर में डिजॉल्व है। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें डिजॉल्व है वो हमारा सॉल्यूट हो जाए, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो डिजॉल्व है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो डिजॉल्व कौन है? डिजॉल्व है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, और H2O जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। और वैसे भी मैं ये सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इफ वाटर इज अ सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन, यानी अगर किसी भी कहीं भी आपको वाटर दिख जाए सॉल्वेंट में, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा एक्वा सॉल्यूशन कहलाए, ठीक है। यदि किसी भी क्वेश्चन में एक्वस या फिर वाटर दिया रहे तो वाटर ही सॉल्वेंट होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखा हुआ मिल जाए वाटर या फिर एक्वस, तो आप समझ जाइएगा कि वाटर जो है हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो आपको सॉल्वेंट में डायरेक्टली वाटर ले लेना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया हुआ लिखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया, यानी सॉल्वेंट हमारा वाटर ही होगा, और यूरिया जो होगा हमारा वो हो जाएगा सॉल्यूट। यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको दे देता हूँ। यदि किसी भी क्वेश्चन में NaCl यानी ये सभी अगर दिया रहे, देख सकते हैं क्या क्या, तो NaCl, KCl, NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, C2H5OH, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एथेनॉल, ये हो गया CH3OH,
इसको हम लोग मिथेनॉल कहते हैं। CONH2NH2 ये हो गया हमारा यूरिया। C12H22O11 ये चीनी का सूत्र हो गया। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज हो गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। ये हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट ही होगा हमेशा। द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी फिजिकल स्टेट जो हमारा होगा, जो हमारा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे। यानी सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसा है, अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है तो हमारा सॉल्यूशन भी गैस स्टेट में ही होगा। यहाँ से देख सकते हैं ये एक और लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट अगर यहाँ पे छोटा में अभी मैंने आपको बता दिया कि लिखा हुआ है सॉल्वेंट हमारा अगर ये सब होगा तो सॉल्यूशन भी यही होगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस। ये एक छोटा मोटा बात है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अमाउंट पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, इसे बांटने वाले हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके आधार पर दो टाइप्स है सॉल्यूशन का। पहला हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये इसका डिफिनीशन आप लोग याद कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इज इन कंपेयर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगा जिसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉल्यूट। वो हमारा यानी कंपेयर, सॉल्वेंट के कंपेयर में वो हमारा क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं 2 ग्राम यूरिया इन 100 ml ऑफ वाटर। जैसे 2 ग्राम यूरिया है जो कि बहुत कम है और वो मिला हुआ है 100 ml ऑफ वाटर में, यानी यूरिया का मात्रा देख सकते हैं 2 ग्राम जो कि बहुत कम है और 100 ml वाटर कहीं ना कहीं इसके तुलना में कुछ ज़्यादा है, तो मिला हुआ है, तो ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो द सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो होगा हमारा सॉल्यूट वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि 10 kg शुगर इन 10 ml, 100 ml यहाँ पे कर लीजिएगा क्योंकि 10 ml तो बहुत कम हो गया, तो 100 ml वाटर में 10 kg शुगर देख सकते हैं सॉल्यूट हो गया हमारा शुगर, जो कि कितना ज्यादा, 10 kg बहुत ज्यादा हो जाएगा, और 100 ml वाटर हमारा बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। जहाँ हम तीसरे पार्ट में हम डिवाइड करने वाले सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की कैपेसिटी के आधार पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप है? 2 टाइप है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, the solution in which more amount of solute can be dissolved at same temperature is called saturated solution। यानी वो सॉल्यूशन जिसमें हम लोग और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को मिला सकते हैं, ठीक है, उसी टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है हम मिला सकते हैं, वो हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप लोग याद कर लीजिएगा, विनीगर इज द सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, ठीक है। यानी विनीगर जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका? एसिटिक एसिड का और वाटर यानी पानी का, ठीक है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विद राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें हम और अधिक मात्रा तो घुला सकते हैं सॉल्यूट का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे, वहां पे हम लोग टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर था रूम का उसी पे हम लोग और सॉल्यूट को घुला पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, तभी हम उसको घुला सकते हैं और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, तो वो हमारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इन टी, ठीक है, ये आप लोग एग्जांपल याद कर लीजिएगा। अब चौथा टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ, यानी राउट्स लॉ के आधार पर जो हमारा सॉल्यूशन है उसका टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके आधार पर सॉल्यूशन का 2 टाइप है, ठीक है। पहला आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। वैसे यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है बट कंसंट्रेशन यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कंडीशन को हटा के कंसंट्रेशन लिख लीजिएगा, कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं CH3OH प्लस में C2H5OH, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये आपको
पूछता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसे इस चैप्टर में हम लोग इसे अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे आते हैं। द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो द आउटफ्लो एट ऑल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे भी कंडीशन को हटा के कंसंट्रेशन लिख लीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं H2O वाटर हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, ETC हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के आधार पर जो हमारा है, ये हमारा पांचवा और आखिरी टाइप है जिसमें हम बांट रहे हैं। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 3 टाइप्स होता है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब आता है यहाँ पे हमारा छठा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जांपल में पूछ देता है कि अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो एग्जांपल दीजिए हमारा सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, क्या क्या मिला के बना सकते हैं सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड को मिला के बनाइए, लिक्विड सॉलिड को मिला के बनाइए, लिक्विड गैस को मिला के बनाएंगे। तो ये सब एग्जांपल है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। मैं अभी ये नॉर्मली ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग लिख के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन पे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हेडिंग नहीं लगा हुआ है, हो सकता है मैंने छोड़ दिया होगा, बट कोई नहीं, आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हिंदी में जानते हैं ये होता क्या है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट निश्चित हो, उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ऐसा हमारा सॉल्यूशन जिसमें जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स्ड हो, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका डिफिनेशन इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर फिक्स्ड इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी द सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फिक्स्ड होगा, वही हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म पे, कंसंट्रेशन टर्म। तो देयर आर 2 यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म का 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट में से बांटा गया है कंसंट्रेशन को। तो पहला हमारा आ जाता है फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन और दूसरा केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये सब हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा परसेंटेज टर्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसी को हम परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। और यहाँ पे दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीवी, पार्ट्स पर बिलियन। ये हम लोग फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आता है केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी और डेमल पढ़ेंगे, ठीक है। मोलैलिटी और मोलैरिटी में कुछ कंफ्यूजन होता है, छोटा एम और बड़ा एम, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मोलैलिटी है तो छोटा एम और मोलैरिटी है तो बड़ा एम, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को ये जो एक्स द्वारा दिख रहा है, ये एक्स होता नहीं है, वैसे एक्स द्वारा लगता है कि एक्स है, बट ये हमारा चाय का सूत्र होता है, बिल्कुल इसे चाय बोला जाता है। अब ये मत समझिएगा पीने वाला चाय, ठीक है, चाय इसे हम नॉर्मली बोलते हैं, बाकी इसे एक्स से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले आता है हमारा परसेंटेज टर्म, जो कि फिजिकल यूनिट में था हमारा। तो परसेंटेज टर्म में हम लोग पढ़ने वाले थे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बेसिक है ये आप लोगों को याद रखना ही है, क्योंकि ये अगर याद नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। वेट हमेशा आप लोगों को ग्राम में लेना है और वॉल्यूम हमेशा ml में लेना है, क्योंकि वेट अगर आप लोग ग्राम में नहीं लेते हैं तो फिर गड़बड़ है। अगर किलोग्राम में दिया है क्वेश्चन में, तो आप इसे पहले ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, और वॉल्यूम अगर ml में नहीं दिया है, लीटर में दिया है, तो पहले इसे ml में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करना आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज बाय वेट भी इसे बोला जाता है, और इसे बोला जाता है परसेंटेज बाय मास, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट बराबर यहाँ से सूत्र है, फॉर्मूला है, ये आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा क्या, तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 2 बोल सकते हैं, या फिर 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे अगर दिया रहे x परसेंटेज वेट बाय वेट और x% बाय वेट और x% बाय मास अगर दिया रहे, इट मींस x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x ग्राम जो सॉल्यूट है वो हमारा डिसॉल्व है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली 100 ग्राम ले लेना है, अगर ऐसा लिखा रहे तो सॉल्यूशन 100 ग्राम हमको ले लेना है, और x ग्राम
जो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा वो x ग्राम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला पीछे भी बताया था कि सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट होता है, तो 100 माइनस x ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे 100 ओथी में दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 25% वेट बाय वेट और 25% बाय वेट, तो इसका मतलब आपको समझ जाना डायरेक्टली कि सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा 100 ग्राम होगा, क्योंकि वेट बाय वेट दिया हुआ है। ऊपर में हमारा सॉल्यूट होता है और नीचे वाला हमारा सॉल्यूशन होता है। तो वेट बाय वेट यानी वेट में लेना है, तो हमने 100 ग्राम ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट होगा वो भी ग्राम में ही होगा, तो सॉल्यूट भी हमें लेना है ग्राम में। तो ये जो परसेंटेज के पीछे लगा होता है वही हमारा सॉल्यूट होता है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो हमारा 25 ग्राम जो हो जाएगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट 100 माइनस 25 बराबर 75 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे 10 ग्राम अगर परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा हुआ है और इसी को हम लिख सकते हैं 10% बाय वेट, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम मैंने बोल दिया लेना है। सॉल्यूट जो हमारा परसेंटेज के पीछे लगा रहता है वो हमारा हो जाता है यानी 10 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट हम लोग घटा के यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट अगर कहीं पे दिया रहे ऐसा एक्स परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, तो एक्स तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो होता है हमेशा परसेंटेज के पहले वाला वो हमारा सॉल्यूट होता है। बट आप लोग ये भी देख लीजिएगा वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। वेट बाय वॉल्यूम यानी ऊपर वाला, यानी वॉल्यूम बाय वेट दिया, सॉरी। तो वॉल्यूम ऊपर वाला वॉल्यूम में है, तो अब हमें ml में लेना पड़ेगा। वहां पे ऊपर में भी वेट था तब हम ग्राम में ले रहे थे, अब हमें ml में सॉल्यूट लेना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स x ml ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें 100 ही लेना है, सॉल्यूशन जो है 100 ही लेना है और ग्राम में ही लेना है, क्योंकि नीचे का सॉल्यूशन होता है और नीचे में वेट है, इसीलिए। अगर नीचे में भी वॉल्यूम रहता तो हम 100 ml लेते, ठीक है। तो अभी ग्राम में लेंगे और सॉल्यूट यहाँ पे हम x लेंगे जो कि यहाँ पीछे लगा हुआ है परसेंटेज के पीछे, लेकिन ऊपर में वॉल्यूम है इसलिए हम यहाँ पे ml में लेंगे। यहाँ पे आपको डेंसिटी का यूज होगा, क्योंकि डेंसिटी का यूज इसलिए होगा क्योंकि वहां पे आपको वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, आपको डेंसिटी दिया रहेगा और मास दिया रहेगा। वॉल्यूम आपको खुद अपना इस फॉर्मूले से निकाल लेना है, तो इस फॉर्मूला को भी आप याद करके रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा रहेगा 20% वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम सॉल्यूट जो है जाएगा हमारा 20 ml हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाता है वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा टर्म है हमारा। तो x परसेंटेज अगर वेट बाय वॉल्यूम लिखा रहे, इट मीन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि x ग्राम जो सॉल्यूट है हमारा वो घुला हुआ है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नीचे का टर्म इस बार वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन हम क्या लेंगे, 100 तो लेंगे लेकिन ml में लेंगे, और सॉल्यूट ऊपर का टर्म हमारा वेट में है तो हम ग्राम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 45 ग्राम 45% वेट बाय वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन मैंने बोल दिया 100 ml आपको पहले ही ले लेना है, और सॉल्यूट जो होता है हमारा परसेंटेज के पीछे वाला होता है, तो परसेंटेज के पीछे क्या है 45 है, तो 45 और ऊपर में वेट है तो वेट के हिसाब से हम ग्राम में इसका यूनिट लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, और फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे जो हमारा जो भी पूछेगा वो। पहले ये बेसिक है, ये क्लियर होना चाहिए। चौथा टर्म और आखिरी टर्म हमारा आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसको हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर दिया रहे तो देखिए यहाँ पे x ml ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व होगा कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम है, यानी दोनों तरफ हमको ml में ही यूनिट लेना है। तो सॉल्यूशन तो पहली बात हम ml में 100 ml ले ही लेंगे, और सॉल्यूट जो होगा वो हमारा x ml हो जाएगा। तो सॉल्वेंट 100 माइनस ये हो जाएगा। अब दूसरा टर्म आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इसमें भी सेम वही है, बस 1 मिलियन बराबर आपको याद रखना है कि 10⁻6 होता है, यानी इसमें हम 10⁻6 में निकालेंगे। उसमें हम 100 में निकालते थे, 100 ml या ग्राम जो हो उसमें निकालते थे, इसमें हम लोग 10⁻6 में निकालेंगे। इसका डेफिनेशन एग्जाम में भी पूछता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ml डिजॉल्व इन पर 10⁻6 ग्राम और ml ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ppm, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का ग्राम में या ml में, वो आपको वहां पे दिया रहेगा कि वेट बाय वेट है या वॉल्यूम बाय वेट है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या वेट बाय वेट है, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इतना बाय इतना ppm, ठीक है। तो डिजॉल्व इन पर 10⁻6 ग्राम और ml ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ppm। ये डिफिनीशन आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 ppm, ठीक है। पार्ट पर मिलियन यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। अगर दिया रहे x ppm बाय वेट,
तो यहाँ पे हमको 10⁻⁶ लेना है, वहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या लेते थे, 100 लेते थे। यहाँ पे हमको 10⁻⁶ लेना है, और वेट बाय वेट यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है बाय वेट। तो वेट बाय वेट के हिसाब से हम यूनिट तय करेंगे कि अब ऊपर में भी वेट नीचे भी वेट, यानी सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्यूशन भी हमारा ग्राम में ही होगा। तो और पीछे वाला मैंने आपको बोला परसेंटेज के पीछे वहां पे होता था तो हम उसे सॉल्यूट मानते थे, यहाँ पीपीएम के पीछे जो होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट XML हो जाएगा। सॉल्वेंट यहाँ से फॉर्मूला पे आप लोग निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 10⁻⁶ माइनस x ग्राम हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में देख लीजिए 10⁻⁶ ppm अगर दिया रहे बाय वेट, तो सॉल्यूशन तो हमें 10⁻⁶ पहले ही ले लेना है, फिर सॉल्यूट जो हमारा होगा वो पीपीएम के पीछे जो लगा रहेगा यानी 10⁻3, तो 10⁻3 ग्राम हो जाएगा। और सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो यहाँ से घटा के हमारा इतना ग्राम जो है सॉल्वेंट आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन पीपीएम। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सुक्रोज अगर कहीं भी दिख जाए C12H22O11, ये चीनी का ही सूत्र है, इसे ही हम सुक्रोज भी बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा। तो कहीं भी दिख जाए तो वो हमारा हमेशा सॉल्यूट होगा। तो चलिए 20 ग्राम जो है हमारा सॉल्यूट हो गया, और वाटर यहाँ पे जो कभी भी रहेगा तो वो हमारा सॉल्वेंट होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा जो कि 180 ग्राम है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन नॉर्मली निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देते हैं तो 200 ml हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो मैंने दे ही दिया ना। तो फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन का क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन पूछ रहा है, तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा नीचे में, तो बट्टा में आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, यहाँ पे धोखा से सॉल्यूट लिखा गया है इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं तो 10⁵ ppm आ जाता है। ठीक है, तो तीसरा और आखिरी टर्म ये जो है हमारा फिजिकल कंसंट्रेशन का, वो तीसरा और आखिरी टर्म है पार्ट्स पर बिलियन। तो ये भी सेम पार्ट्स पर मिलियन की तरह है, बस इसमें हम 10⁻⁶ लेते थे, इसमें हम 10⁹ लेंगे। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ml डिजोल्व इन पर 10⁻ ग्राम और ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर बिलियन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, पार्ट्स पर बिलियन बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। यहाँ पे नोट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए VVI है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपको 2 नंबर देने वाला है, तो इसे आप लोग 100% याद करके रखिएगा। सबसे पहला परसेंटेज वेट बाय वेट इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एरिया, यानी परसेंटेज वेट बाय वेट का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्मली करते हैं। ठीक है, कॉमनली बोल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन, फार्मेसी। और तीसरा है हमारा एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ppm, यानी हमारा एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है वो ppm के टर्म में मेजर किया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ ppm, यानी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो भी हमारा टर्म ppm के टर्म में ही मेजर किया जाता है। तीसरा और चौथा VVI पॉइंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है किस टर्म में मेजर किया जाता है और हार्डनेस ऑफ वाटर किस टर्म में मेजर किया जाता है। तो ppm आप लोगों को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर आप लोग करते हैं और सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं अपना सारा नोट इस पे, अपना जो हैंड रिटन होता है एक्सप्लेनेशन के साथ इस पे अपलोड कर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट पार्ट दीजिए, मैं धीरे धीरे सारा नोट इस पे अपलोड करूंगा। और अगर ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो मैं ये PDF भी आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके पहले आप लोग अगर मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन चलिए फिर से मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि मेरा नाम क्या है और कौन हूँ मैं। तो आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मेरा मैट्रिक का रिजल्ट है, यहाँ पे ये आप मेरा नाम देख सकते हैं। तो मेरा नाम है शिव कुमार प्रसाद साहब, वैसे ये कुछ ज़्यादा ही लंबा नाम है बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे मैट्रिक का मार्क है, यहाँ पे देख सकते हैं 479 मार्क है टोटल मेरा। और किस किस सब्जेक्ट में कितना मार्क है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा वो मतलब पूरे स्टेट में 10वां रैंक आया था, 2024 का है ये। और मैं भी अभी 12th में हूँ, 2026
का ही तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगा। अगर आपको कुछ और चीज़ जानना है, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कॉपी कैसे लिखा जाता है या फिर ये सब वो सब भी मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगा। पहले तो अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो मैं सारा नोट इस पे अपलोड करूँगा और कैसे क्या-क्या करना है 2026 के लिए बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अगर कोई भी आपको परेशानी, दिक्कत, तकलीफ, दुःख, दर्द, कष्ट, पीड़ा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।